नाज़रीन आदाब, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक तो भारत के हवाले से खबर है, दिलचस्प खबर है, वो उस पर आखिर में बात करेंगे। लेकिन इंटरनेट बड़ा स्लो हो गया है मुल्क में, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में। सिक्योरिटी का बहाना है और इंटरनेट निशाना है। कई लोग ये कह रहे हैं, तलत हुसैन बहुत गुस्से में है इस मामले में, और हमारे दोस्त हैं वहीद मुराद, वो भी बहुत गुस्से में हैं। क्योंकि उनको तो खैर सड़क क्रॉस करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बातों का सिक्योरिटी पैदल चलने से रोक देती है। इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ कमेटी में कुछ हुआ, बहुत आज जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कमेटी है उसमें शर्मिला फारूकी और दीगर ने ये मामला उठाया और फिर भड़क उठे सारे अरकान। तो उस पर बात करेंगे। और फिर आपको बताएंगे अमरीकी जो कायम मकाम सफ़ीर हैं आजकल वो बड़ी सरगर्म है। बहुत लोग परेशान हैं कि वो क्यों सरगर्म है, क्या ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है या कुछ और मामलात हैं, उस पे बात करेंगे। फिर आपको पता है कुछ दोस्तों ने जनरल फैज़ हमीद को सदा करवा दी है, तो सोशल मीडिया पर उस हवाले से जो सूरत-ए-हाल है उस पे बात करेंगे। और फिर अब आखिर में आपको एक और ख़बर से आगाह करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट और अदलिया से मुताल्लिक़ है। तो पहले ज़रा आ जाते हैं, ये इंटरनेट का मामला है, मेरे और आपके साथ बराह रास्त लिंक्ड है। अगर इंटरनेट ना हो तो अभी लॉग ही ना कर सकें। आज नाज़रीन अमीनुल हक हैं एमक्यूएम के, उनकी बड़ी दिलचस्पी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, पढ़े लिखे आदमी भी हैं और अमेरिका भी रहे हैं, तो वो समझते हैं कि वो इस मामले को समझते हैं। तो बहुत दिलचस्पी और बड़ी दिलचस्पी के साथ वो संजीदगी के साथ काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ दिलचस्पी है, संजीदगी से काम भी करते हैं बेचारे। लेकिन आगे से हुकाम न माने तो वो क्या करे और कमेटी क्या करे। आज उनकी सरबराही में इजलास था और इजलास में फिर शर्मिला फारूकी भी भड़क पड़ उठी और सादिक मेमन और दीगर लोग भड़क उठे। उन लोगों ने कहा कि पार्लियामेंट लॉजिस तक में तो नेट आ नहीं रहा और स्लो है इंटरनेट। इस वक्त भी प्रॉब्लम कर रहा है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वही काम का तो वही होता है जी कि वो क्रिकेट टीम में ठहरी हुई है तो उनकी मूवमेंट तो ये तो वो तो लेकिन शर्मिला फारूकी ने एक बड़ा नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा जब भी हम मीटिंग्स में आते हैं, मीटिंग करते हैं, तो हम पीटीए हुकाम को बुलाते हैं, मोबाइल कंपनियों के हुकाम को बुलाते हैं, कोई नहीं आता। ये एटीट्यूड का मामला है। अब आप ये देखिए ना कि मैं और आप अगर 100 रुपये का कार्ड कराएं तो 25 रुपये तो फ़ौरन कट जाते हैं, यानी हमें मिलते हैं 75 रुपये। और उस 75 रुपये में फिर पता नहीं और किस तरह से वो आप 50 रुपये इस्तेमाल कर पाते हैं, बाकी फिर कहीं ना कहीं टैक्सों में कट जाते हैं। आलम तो ये है, यानी 50% टैक्सेशन है। ये दुनिया भर में क्राइम है। आप अनअनाउंस टैक्सेशन नहीं कर सकते। जैसे पेट्रोल में है कि जनाब हम कोई 150 रुपये तो टैक्स में दे देते हैं अगर हम उसकी कीमत कैलकुलेट करें। 36 किस्म के मुख्तलिफ टैक्सेस हैं। मैंने पिछले दिनों में थोड़ा सा इस पे काम किया तो पता ये चला कि वो ढाका में एक सैलाब आया था 1964 में। उस वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। उसका टैक्स भी किसी न किसी सूरत में अभी मौजूद है। एजुकेशन सेस अभी भी कहीं ना कहीं वसूल कर लेते हैं, हालांकि वो एजुकेशन सेस ख़त्म हुए हुए भी लंबा अर्सा हो गया और वो रिफाइनरीज पर था। तो ये सारे मामला जो हैं टैक्स के, ये कंपनियां आप देख लीजिए, ये पैकेजेस के चार्जेस रोज़ बढ़ा देती हैं। जो 2700 का पैकेज था वो कहते हैं कि 3000 कर दिया, जो 1200 का था वो 1500 का कर दिया, अचानक किसी भी वजह के बगैर। और मुनाफा भी बढ़ रहा है आपका, या तो आपको कोई घाटा हो रहा हो। टावर जगह जगह लगे हुए हैं कंपनियों के। वो कहते हैं कि टावर से निकलने वाली शुआएं जो है ना वो दिलों को असर करती हैं और दिल के मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा हो सकता है, ये भी एक वजह हो। लेकिन सर्विस क्या है? सर्विस बिल्कुल कुछ नहीं है। आप घर में बैठे हो, स्टेडियम रावलपिंडी स्टेडियम के 3-4 किलोमीटर के रेडियस में आपका घर हो, वहाँ वाईफाई भी अफेक्ट कर देते हैं। ये मतलब है, ये प्रॉब्लम है। और फिर इश्तारात ऐसे चलाते हैं जैसे इनसे अच्छा कोई और नेक और ज़बरदस्त और आवाम दोस्त तो कोई है ही नहीं। और बस बेचारे अरकान रो पीट कर चुप हो गए। चेयरमैन पीटीए जो है वो नेक आदमी है, बारिश आदमी है, वो बस बेचारे इबादत में लगे रहते हैं। कंपनियों को पता नहीं कौन देखेगा, अगर चेयरमैन पीटीए नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा कंपनियों को? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और अब क्या करें, आके आप जो है वो हुकूमत जो है वो उसके कान पर यूँ नहीं रेंगती, क्योंकि कहीं ना कहीं
حکومت کے لوگ بھی تو فیسیلیٹیٹ ہوتے ہوں گے نا کچھ معاملات میں، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ سارے ارکان شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں، کمپنیاں کو بلایا جا رہا ہوتا ہے، پی ٹی اے کو بلایا جا رہا ہوتا ہے، پی ٹی اے مختلف ریلے بانوں سے یوں کر کے پتلی گلی سے نکل جاتی ہے، کوئی ایکشن لینے پر تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے۔ کیا ہوا؟ کمپنی چلی جائے گی نا، وہ لیٹ جا رہی ہے تو حکومت کے کام پہ کوئی جو نہیں گی۔ ادویات کی کمپنیاں جا رہی ہیں، نوارٹس نے اپنا کام بند کر دیا ہے، میڈیسن کا شعبہ، یعنی ہیومن میڈیسن کا شعبہ، تو کیا ہوا؟ اب کسی کے کان پر جوں نہیں دیں گی، یعنی لوگ مرتے رہیں، لوگوں کو کھاد مہنگی ملے، لوگوں کو ادویات نہ ملیں، حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ کمپنیاں انٹرنیٹ نہ دیں تو حکومت جو ہے وہ ان کمپنیوں کو بلا کر پوچھتی بھی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ، یہ ہمارے ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ ہے۔ یہ وفاقی وزراء جو ہیں اس کام کے، ٹیلی کمیونیکیشن کے ہیں یا اور جو متعلقہ وزارتیں ہیں، وہ ان کو کب ہوش آئے گا؟ تھوڑی سی جرت کا مظاہرہ کریں، ان کمپنیوں کو بلائیں اور ان کے کان کھینچیں، ورنہ عدالتوں میں لے جائیں ان کو اور ذرا جرمانے کرائیں۔ آپ کو یاد ہے ایک کمپنی کو فگر فجنگ پر جرمانہ ہوا تھا ابھی سپریم کورٹ سے کچھ 2 سال پہلے، لیکن اس کے باوجود یہ کمپنیاں نہیں سدھر رہی ہیں۔ تمام کمپنیوں کی کھچائی ہوگی تو پھر یہ ٹھیک ہوں گے۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین ذرا وہ دوسری بڑی خبر کی جانب، وہ جو نیٹالی بیکر صاحبہ ہیں، وہ بڑی سرگرم ہے آج کل، اور وہ گزشتہ روز اسحاق ڈار سے ملی تھی، آج وہ وزیر داخلہ سے ملی ہیں۔ مین وائل امریکی ٹیم اڈیالہ جیل گئی، وہاں ایک قیدی ہیں محمود عوان، اب وہ ذرا سینسٹیو نیچر کے قیدی ہیں تو ان سے ملنے گئی تھی، لیکن وہاں پر وہ بھی ہیں، وہ جو شوکت صاحب ہیں، ان کی وہ جو خاتون قتل کی تھی ظاہر جعفر، شوکت مقدم صاحب کی صاحبزادی، ان کو قتل کیا تھا، وہ بھی وہاں ہیں، ان سے بھی وہ ملتے ہیں، اور صرف ان کی حد تک تو وہ صرف یہی دیکھتے ہیں کہ کیا ان کو جیل مینول کے مطابق حقوق حاصل ہیں، باقی کچھ نہیں ملتا۔ محمود عوان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اس دوران میں یہ ملاقات جو ہے وہ بہت ساری کہتے ہیں کہ اور ان کی سرگرمیاں جو ہے وہ ابھی پچھلے دنوں وہ بلاول سے ملی تھی، وزیر اعظم سے ملی، اور وزراء سے مل رہی ہیں، حکام سے مل رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ اب آپ ذرا اس کا اگر ہم انالیسس کریں تو ایک جانب پاکستان اور افغانستان کی صورتحال ہے۔ افغانستان کی صورتحال میں امریکہ اس وقت تک پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، یہ بھی درست بات ہے، لیکن سعودی عربیہ کہاں کھڑا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے، جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے۔ کل خبر تھی کہ سعودی عربیہ نے وہ جو افغانستان کا سفارت خانہ تھا مکہ میں، ریاض میں، وہ حوالے کر دیا طالبان کے، ابھی اس کی کوئی تصدیق تردید نہیں ہوئی، لیکن اس قسم کی اطلاعات ہیں۔ سعودی عربیہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات ذرا بہتر ہو جائیں، تو یہ ایک معاملہ تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان اگر کوئی افغانستان میں کارروائی کرے گا تو پاکستان کو جو انٹرنیشنل سپورٹ درکار ہے اس میں امریکہ اس کے پیچھے کھڑا دکھائی دے، تو ایک وجہ تو یہ دکھائی دیتی ہے کہ مسلسل مشاورت ہو رہی ہے، اور دوسری وجہ آبویسلی وہ غزہ والی ہے، کیونکہ وہ اقوام متحدہ نے قرارداد منظور کر لی ہے انٹرنیشنل سیکیورٹی فورس کی، آئی ایس ایف کی، تو وہ اس کے جسے حماس سے بہرحال مسترد کیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ فلسطینیوں کی خود مختاری جو ہے وہ سبورٹ ہو جائے گی یا وہ انڈرمائن ہو جائے گی، لیکن فورس تو وہاں درکار ہے، ورنہ اسرائیل کو کون روکے گا، اور فورس میں اگر پاکستان شامل ہوگا تو اور دیگر اسلامی ممالک شامل ہوں گے، انڈونیشیا وغیرہ، ملائیشیا وغیرہ، تو پھر اسرائیل رک سکے گا، ورنہ نہیں رکے گا، چاہے یورپین فوج جتنی بھی ہو اس میں اسرائیل نہیں رکے گا اپنے مظالم سے۔ تو لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر اس میں سے نکلتا کیا ہے، ان کی ملاقاتوں میں سے کیا کوئی پاکستان کے حق میں بات نکلتی ہے، کوئی بڑی بات نکلتی ہے، یہ آگے چل کر پتہ چلے گا۔ اب آپ کو وہ خبر سنا دیتے ہیں سپریم کورٹ والی۔ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہیں تب تقرریاں شکریاں، جو جوڈیشل کاؤنسل ہے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل، وہ مکمل ہو گئی ہے۔ جسٹس نبال بندو خیل اور جسٹس میاں عمر خیل اس کے ممبر نامزد کر دیے گئے ہیں، جو ججز کے خلاف کمپلینٹ دیکھتی ہے۔ جو جوڈیشل کمیشن ہے فار اپائنٹمنٹ اس کو بھی مکمل کر لیا گیا ہے، وہ بھی دیکھے گی، اور
इस तरह तमाम तैनातियाँ मुकम्मल हो गई 143 के तहत, 243 के तहत 27वीं तरमीम के हवाले से। अब देखते हैं अदालतें अपना काम करती हैं कि नहीं। एक डिस्क्रिपेंसी या यूँ समझ लीजिए कि एक नुक्ते नज़र का अभाम जो है वो लोगों में मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट इंसानी हुकूक की कोर्ट है अंडर आर्टिकल 183 184। तो सुप्रीम कोर्ट का ये काम जारी रहेगा, वो जो रेगुलर मुकदमात हैं, कत्ल के दीवानी मुकदमात हैं, कब्जे के मुकदमात हैं, वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट ही में आएंगे अपील की सूरत में। और बाद मामलात में ह्यूमन राइट्स को बुनियाद बनाकर जो होता है, जैसे ख़वातीन का अगवा हो जाता है या वो ज़बरदस्ती मुसलमान करने की कोशिश की जाती है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ही में जाएगा मुकदमा। लेकिन आर्टिकल 184(3) के जो मुकदमात हैं और 4 के, वो कॉन्स्टिट्यूशन से मुतालिक हैं, तो वो जाएंगे फेडरल जुडिशल कोर्ट में ना, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में, माफ़ कीजिएगा, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाएंगे। तो इस तरह अब ये अपना काम बाकायदा अदालतें शुरू कर रही हैं। आगे चलकर देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट्स आएंगे तो फिर 27वीं तरमीम पर कोई वाज़ेह तबसरा हो सकेगा। इस दरमियान में एक वजाहत मैंने किसी से पूछी थी तो उन्होंने बताई, मुर्तज़ा वहाब ने बताई, आज उन्होंने खिताब भी किया। जो सदर की इम्यूनिटी है वो अंडर आर्टिकल 48 पहले से मौजूद थी। इफ्तिखार चौधरी ने वो ख़त लिखने के मामले में उसको अंडरमाइन किया, फिर आसिफ सईद खोसा ने उसको ख़त्म कर दिया था। अब ये फ़र्क है, वज़ीर आज़म ने क्यों नहीं ली, ये भी एक बहस चल रही है। सदर मुमलिकत फेडरेशन का हेड है, सिंबल ऑफ यूनिटी है फेडरेशन का, और वज़ीर आज़म एग्जेक्टिव हेड है। फैसला वज़ीर आज़म ने करना है। सदर ने उस जो सबरी वज़ीर आज़म को भेजनी है तो वो चिड़िया उसके ऊपर बिठानी है, उसको कर देनी है। अब अगर सदर की इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है और मुख्तलिफ फ़ैसलों पर एतराज़ात होते, अदालतों में मामला चले जाते, तो उस तनाजुर में सदर को वफाकी हुकूमत के फ़ैसले वापस करना पड़ते, रोकना पड़ते। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी आ सकता था, इंतज़ामी क्राइसिस भी आ सकता था। इस वजह से ये इम्यूनिटी सदर को दी गई है, ताकि सदर जो है वो किसी खौफ के बगैर, वरना हम तो रोज़ आप देखें ना, अभी भी आसिफ जरदारी अदालतों ही है, थे ना मुकदमात उनके, आरिफ अलवी के भी मुकदमात थे। तो ये जो भी मुस्तकबिल का सदर होगा उसको ये फ़ायदा होगा। तो बाकी इससे रिलेटेड और कोई ख़ास इंफॉर्मेशन नहीं है। अब आ जाते हैं नाज़रीन इंडियन खबर की जानिब। इंडिया के साथ एक और लतीफ़ा हो गया। दुबई में एयर शो चल रहा है, इंडियन एयरफोर्स का तैयारा वहाँ मौजूद था, और जनाब वो तैयारे में लीकेज हो गई, और वो वीडियो में हमने देखा, वो इंडियन मीडिया पर भी चली है वो वीडियो में वो शॉपर लगाकर वो लीकेज बंद की जा रही थी। ये आलम है वो जिसकी एयरफोर्स के सरबराह रोज़ पाकिस्तान को धमकियाँ देते हैं, और रोज़ पता नहीं कहते हैं कि हम तो 4 साल लड़ेंगे और 5 साल लड़ेंगे और 10 साल लड़ेंगे, तैयारी कर रहे हैं। तो उनका अपना आलम ये है, जगहसाई उनकी रोज़ होती है। 5 साल में उनके 45 तरबियती तैयारे गिरे, जो हाईएस्ट एवर नंबर है दुनिया में। और माजी में भी किसी वक्त ऐसा नहीं हुआ कि 45 तैयारे गिरे हों 5 साल में। इससे पिछले 5 साल में इंडिया ही इसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है इंडिया का। क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियन के साथ साथ तरबियती तैयारी गिराने का भी वर्ल्ड चैंपियन है इंडिया। बहरहाल अब आ जाते हैं जी वो पसंदीदा मौजू की तरफ। अवाम का पसंदीदा मौजू है जनरल फैज़ हमीद को। नाज़रीन, उनकी सज़ा के हवाले से सोशल मीडिया पर तो किसी ने 10 साल सुना दी, किसी ने 25 साल सुना दी, किसी ने सज़ाएँ बहुत सुना दी। देखिए टेक्निकली तो उनको सज़ा होनी है। मुकदमा इतलात के मुताबिक उनका हो चुका। अब जैक ब्रांच का एक प्रोसेस है। जैक ब्रांच का प्रोसेस ये है कि वो अपनी जो कोर्ट है वो करके अपनी फाइंडिंग्स वो ऊपर जो उनके बॉसेस होते हैं, जैक ब्रांच के जो सरबराह बॉसेस होते हैं, वो उनको फराहम कर देते हैं। फिर वो कमेटी जो है ना वो देखती है, वो तय करती है कि कौन कौन सी दफ़ा जो लगी है उसकी एक्सट्रीम सज़ा क्या है, और कम से कम सज़ा क्या है, और कितनी दी जा सकती है, जुर्म की नौयत क्या है कि ये एक्सट्रीम पर जाना है या उससे नीचे रहना है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी एक और बात भी है, इस वक्त एक ट्रांजिशनल अमल भी जारी है। CDS ने अभी चार्ज नहीं लिया। CDS चार्ज लेंगे 29 को, माफ़ कीजिएगा 27 को, उनका नोटिफिकेशन भी हो जाएगा, वो भी कोई इशू नहीं है। और इतलात ये है कि वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं कि सदर मुमलिकत के साथ मिलकर कोई एक तकरीब बर्पा करें और
आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन भी उसी में दें और CDS के चार्ज का नोटिफिकेशन भी उसी में उनके हवाले करें। लेकिन अगर मैं हूँ उस पोजीशन में, तो मैं ये चाहूँगा कि पहले जो तकर्रियाँ तबादले होने पहले वो मुकम्मल कर लूँ, क्योंकि आपको अपनी जो टीम होती है वो जब उसमें कुछ लोग अगर रिटायर हो रहे हों तो आपको उन वहाँ पहले लाना होता है बंदे, ताकि आप अपने काम जो है ना अपनी यकसुई के साथ अपने काम कर सकें। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जितने बड़े मामलात हैं, भारत को जवाब देना है, अफ़गानिस्तान को कैसे जवाब देना है, उसमें ये मामला भी है। फिर इमरान खान का नाउमी का मामला है, उसके बारे में अगर फ़ौज ये फैसला करेगी कि फ़ौज उसकी मुद्दई बनेगी दोबारा, तो फिर ये सारे बड़े बड़े मामला जो हैं ये तमाम चीज़ें जो है ना ये हल होने के बाद ही सामने आ सकते हैं। उससे पहले तवक्को करना बिल्कुल बेवकूफ़ी होती है, और फिर हमें पब्लिक में ऐसी ऐसी डिबेट करनी नहीं चाहिए। आप देखिए ना सारी दुनिया में ये चीज़ें होती हैं, कहाँ डिबेट होता है? इंडिया में बहुत सारे लोगों को सज़ाएँ हुई, कहाँ डिबेट हुई? माज़ी में पाकिस्तान में भी हुई, कहाँ हुई? बस हम हैं सिर्फ़ कि अपने मख़सूस टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए चीज़ों को उछालना शुरू कर देते हैं। ये ज़िम्मेदार अक़वाम का या ज़िम्मेदार अफ़राद का या लोगों का काम नहीं है। पॉलिटिशियन रहे, इस तरह के तनाज़ात को उलझाना उठाना का मतलब ये होता है कि मुल्क जो है ना वो उसको ख़तरा होगा। उम्मीद है कि मेरी बात पर, इस दरख़्वास्त पर भी कुछ लोग कान धरेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।